संगमकालीन तमिल प्रदेश की आर्थिक स्थिति अत्यंत समृद्ध थी। उस समय राज्य की आय के मुख्य स्रोत कृषि एवं व्यापार थे तथा कृषि से जहां विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन से तथा उन फसलों के व्यापार से राज्य को आय प्राप्त होती थी, वहीं आंतरिक तथा विदेशी व्यापार से राज्य को एक प्रकार से पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा या हम कह सकते हैं सोना चांदी प्राप्त होता था। जो तमिल प्रदेश था उनमें जो चेर राज्य था, चेर राज्य में कटहल, काली मिर्च, हल्दी आदि जो है प्रचुर मात्रा में पैदा होती थी और इतनी अधिक मात्रा में पैदा होती थी कि इसका विदेशों को भी निर्यात किया जाता था। दक्षिण भारत की काली मिर्च इतनी प्रसिद्ध थी कि यूरोप में काली मिर्च की बड़ी मांग रहती थी। साथ ही साथ चोल राज्य में जो कावेरी नदी स्थित थी, चोल शासकों ने कावेरी नदी से नहरें खुदवाई और कावेरी नदी के जल से सिंचाई की उचित व्यवस्था की। कावेरी जो डेल्टा था वो इतना उपजाऊ था कि उसके बारे में कहा जाता था कि जितनी भूमि पर एक हाथी बैठता है उतनी भूमि पर जो है 7 व्यक्तियों के लिए अनाज पैदा होता है। इसी प्रकार एक छोटा सा राज्य था पारी, तमिल प्रदेश में एक छोटा जो राज्य था सामंती राज्य पारी। उस पारी राज्य के जंगल में अनेक प्रकार के अन्न, कटहल, विभिन्न किस्म के कंदमूल, फल, शहद आदि चीजें प्राप्त होती थी। संगम कविताओं में दक्षिण में जो रागी और गन्ने की खेती होती थी उस संदर्भ में बड़ा सजीव वर्णन किया गया है कि किस तरह रागी और गन्ने के उत्पादन, गन्ने से शक्कर बनाने, फसल काटने, अनाजों को सुखाने आदि का बड़ा सजीव वर्णन संगम साहित्य में किया गया है। निश्चित ही तमिल प्रदेश में जो राज्य स्थित थे उनकी आय का मुख्य स्रोत एक प्रकार से कृषि ही थी और कृषि की आय से ही जो राज्य के अनेक प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी, दरबारी लोग, सेना आदि को वेतन भुगतान किया जाता था, या हम कह सकते हैं ये सभी जो पदाधिकारी थे एक प्रकार से कृषि पर ही निर्भर थे। इस काल में जो समृद्धि का दूसरा बड़ा कारण था, जैसे मैंने बताया, वो था व्यापार। क्योंकि तमिल राज्यों में जो 3 प्रमुख राज्य थे, चेर, चोल, पांड्य, तीनों राज्यों का जो है आंतरिक तथा विदेशी व्यापार बड़ा समृद्ध था। तीनों राज्यों में अनेक बंदरगाह थे जहां पर विदेशों से माल लाने वाले जहाज बंदरगाहों पर रहते थे और बिना अपना पाल उतारे ही वे तट पर आ जाते थे। विदेशों से जो आने वाली बहुमूल्य सामग्री बंदरगाहों पे उतारी जाती थी और यही कारण है कि जो पुहार बंदरगाह था वहां के व्यापारी बड़े समृद्ध थे। पुहार नगर में व्यापारियों के अनेक ऊंचे तथा भव्य भवन थे। ये भवन कई मंजिल के होते थे। इनमें अलग अलग कक्ष बने होते थे। प्रत्येक कक्ष में गलियारे, बरामदे तथा अनेक कमरे होते थे। इन भवनों के ऊपर तो धनी व्यापारियों का परिवार रहता था और नीचे की मंजिलों का उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था। साथ ही साथ इनके निचले ये कमरों में जो है गोदाम स्थित होते थे। समुद्र तट पर व्यापारियों के जहाज विभिन्न झंडों के साथ, ध्वजों के साथ लहराते थे। जो पांड्य राज्य में सालियूर बंदरगाह था उसकी गणना उस समय विश्व के महत्वपूर्ण बंदरगाहों में की जाती थी। व्यापार इतना समृद्ध था कि बंदरगाहों पर जल दीपों, लाइट हाउसों की भी व्यवस्था की जाती थी। पांड्य तथा अन्य राज्यों में विदेशों से घोड़ों का आयात किया जाता था। साथ ही साथ तोंडी, मुसरी तथा पुहार, जो कावेरी पत्तनम का एक नाम है पुहार, यहाँ पर बड़ी संख्या में यूनानी व्यापारी रहते थे। ये लोग भारत से इन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भारतीय वस्तुओं को ले आते थे और अपने जहाजों में अपने यहाँ से सोना भर भर कर लाते थे।
मुसरी बंदरगाह के बारे में कहा गया है कि यहाँ पर यूनानी व्यापारी अपने बड़े बड़े जहाज़ों में सोना भरकर लाते थे और उसके बदले यहाँ से काली मिर्च, समुद्र से प्राप्त वस्तुएं तथा पर्वतीय क्षेत्रों से प्राप्त वस्तुओं को यहाँ से ले जाते थे। साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो व्यापारिक वस्तुएं थी उनके व्यापार से भी पर्याप्त आय होती थी। यही कारण है कि जो ये तमिल राज्य थे ये हम कह सकते हैं अपने समय में व्यापारिक दृष्टि से बड़े समृद्ध थे, क्योंकि इन राज्यों से विदेशी जो विदेशों के सिक्के हैं बड़े पैमाने पर मिले हैं, जैसे पुहार, मुसरील, या हम कह सकते हैं अन्य जो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे उनसे ऑगस्टस तथा टिबेरियस के मोहर वाले सिक्के, नीरो के सोने और चांदी के सिक्के इन तमिल प्रदेशों में बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि इस समय इनका विदेशी व्यापार बड़ा समृद्ध था। आंतरिक व्यापार में यह स्पष्ट होता है कि जगह जगह पर तमिल प्रदेशों में मेले तथा हाट लगते थे, जिनमें बड़ी संख्या में आंतरिक व्यापार उन नगरों पर होता था। आंतरिक व्यापार में जो वस्तु विनिमय था उसको प्रमुखता से प्रयुक्त किया जाता था। पशु, जड़ी बूटी, मछली का तेल, ताड़ी, गन्ना आदि सामानों का जो है विनिमय किया जाता था। इस तरह जो है हम समझ सकते हैं कि तमिल प्रदेशों में आंतरिक और बाह्य व्यापार बड़ा समृद्ध था। तमिल राज्यों का जो व्यापार था वह केवल यूनान या यूरोपीय देशों से ही नहीं होता था, बल्कि तमिल राज्यों का व्यापार मिस्र, अरब तथा चीन इन देशों से भी इनका व्यापारिक संबंध था, और इस कारण व्यापारिक दृष्टि से ये प्रदेश या हम कह सकते हैं संगमकालीन आर्थिक स्थिति बड़ी उन्नत दशा में थी। सामाजिक दृष्टि से यदि हम अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि दक्षिण भारत में संगम काल में सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मणों का महत्व तो था, परंतु उत्तर भारत की तरह यहाँ चतुर्वर्ण व्यवस्था उस रूप में विद्यमान नहीं थी जिस रूप में उत्तर भारत में थी। यद्यपि ब्राह्मणों को दक्षिण में महत्व तो प्राप्त था, परंतु ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य वर्ग चतुर्वर्ण व्यवस्था के समान नहीं थे। यहाँ पर जो राजा पेशेवर सैनिक रखते थे उनमें जो सैनिक रखे जाते थे वो वेलालर, जो मूलतः कृषक होते थे, उन कृषकों से वेलालर लोगों को सैनिकों के रूप में नियुक्त किया जाता था। जो सेना नायक होते थे उनको एनआरडी, उनकी उपाधि एनआरडी थी, उन्हें एनआरडी कहा जाता था। तथा जो वेलालर लोग थे, कृषक वर्ग के जो वेलालर लोग थे, उन वेलालर लोगों में से ही सरकारी पदों पर नियुक्ति की जाती थी। यद्यपि जो वेलालर लोग थे उन्हें चोल राज्य में वेल और अरसु तथा पांड्य राज्य में कविधि कहा जाता था। कृषि के अतिरिक्त जो अन्य लोग थे उनमें वेलिर, जो कि मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे, वेलिर लोगों का भी महत्व था। साथ ही साथ ये वेलिर लोग खेती की कई तकनीकों, सिंचाई तथा लोहे के प्रयोग के रूप में भी इन्होंने कई नए आविष्कार, नई खोजें की। एक अन्य जो चीज है वो हमें यह देखने को मिलती है कि तालाबों से सिंचाई जो है बड़े पैमाने पर दक्षिण भारत में की जाती थी। जो वेलालर कृषक लोग थे उनमें मुख्यतः दो वर्ग थे, एक संपन्न जमींदार वर्ग तथा दूसरा भूमिहीन कृषक वर्ग। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि धनी जो वेलालर लोग थे उनकी नियुक्ति राज्य के उच्च पदों पर की जाती थी, और साथ ही साथ उनके संबंध राज परिवारों से भी होते थे। इसी तरह समाज में एक जो अनेक व्यावसायिक वर्ग थे, जिनमें एक वर्ग था पुल्लयन। ये पुल्लयन जो जाति थी वह रस्सी बनाने का काम करती थी और रस्सी से चारपाई बनाती थी। इसी प्रकार जो चरवाहे होते थे, जो पशु चराने का कार्य करते थे, उनका अलग वर्ग था, जो कि अपने घरों में बिक्री के लिए प्रचुर मात्रा में दही और घी तैयार करते थे। ऐसे ही एक अन्य जाति का उल्लेख संगम साहित्य में किया गया है, मलवर जाति का।
उनके बारे में उल्लेख किया गया है कि ये अनपढ़ होते थे तथा इनका पेशा मुख्यतः लूटपाट करना अर्थात डाका डालना था। ऐसे ही एनियर एक जो जाति थी, एनियर, ये एक प्रकार से व्याधों की जाति थी जिनका कार्य जो है बधिकों शिकारियों के समान शिकार करना था, अर्थात एनियर एक प्रकार से शिकारी जाति थी। इसके अलावा तमिल प्रदेश में बड़ी संख्या में अनेक जंगली जातियां भी थी और धीरे धीरे जो कि कृषि की ओर उन्मुख हो रही थी। साथ ही साथ जो सामाजिक स्थिति में हम परिवर्तन देखते हैं दक्षिण में कि विवाह प्रथा के रूप में दक्षिण में भी 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। जो संगमकालीन तमिल व्याकरण ग्रंथ है तोलकापियम, इसके अनुसार तमिल प्रदेश में विवाहों को एक प्रकार से आर्यों द्वारा स्थापित किया गया और धर्मशास्त्रों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह यहाँ भी प्रचलित थे। यद्यपि तमिल प्रदेशों में स्त्री तथा पुरुष अपनी स्वेच्छा से प्रणय बंधन में बंध सकते थे और इस तरह के सहज प्रणय को 5 तिणे तमिल ग्रंथों में कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को यहाँ कैकीड़े तथा औचित्यहीन प्रणय को पेरुंदिणे तमिल ग्रंथों में इसको ऐसा उल्लेख किया गया है। और इस तरह हम समझ सकते हैं कि वैवाहिक संस्था यहाँ अस्तित्व में थी और सामान्यतया 8 प्रकार के विवाहों को समाज में मान्यता प्राप्त थी।